Hello, my dear students. Warm welcome to this online educational platform. Today is class second for Super Science MCQ series. तो फर्स्ट क्लास जो है उसमें हमने 30 क्वेश्चंस किए थे साइंस के एमसीक्यू के साथ साथ मैंने कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझाए थे और उसी के चलते अब जो है सेकंड क्लास है आपकी नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको और साथ के साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी मैं समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, नॉइस इज मेजर्ड इन। नॉइस बेसिकली क्या कह सकते हैं आप, लाउडनेस। तो लाउडनेस है उसको मेजर किया जाता है ऑप्शन डी डेसिबल में। तो बेसिकली डेसिबल जो है वो 1/10 पार्ट होता है बेल का और इसको यूज किया जाता है लाउडनेस को मेजर करने के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। और अकॉर्डिंग टू WHO 45 to 50 डीबी लाउडनेस नॉइस जो है वो नॉर्मल मानी गई है, जो हमारे ह्यूमन ईयर्स के लिए जो है वो नुकसानदायक नहीं है। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अलग अलग मैंने नॉइस के लेवल आपको जो है इस डायग्राम के अंदर दिखाए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो एवरेज की जो कैटेगरी है वो आप लगभग आप कह सकते हैं इस जोन में है। ठीक है, तो ये जो है एक नॉर्मल नॉइस लेवल जो है हमारे ह्यूमन ईयर्स के लिए जो है वो नॉर्मल नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन अबो 85 डेसिबल it can harm our ears, so we have to make sure। आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, WHO के द्वारा जो है नॉर्मल लाउडनेस जो है वो क्या बताई गई है, 45 to 50 डेसिबल। ओके, तो इसी तरह ऑप्शन ए जो है वॉट, ये जो है पावर की इकाई है। ल्यूमेन जो है वो ल्यूमिनस फ्लक्स इसकी यूनिट है। सेंटीग्रेड आप कह सकते हैं टेम्परेचर में यूज होता है, लेकिन टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नॉइस की जो मेजरमेंट है वो किसमें की जाती है, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज ऑफ। जो चमगादड़ है वो अंधेरे में भी कैसे उड़ सकता है, वो कैसे अपने शिकार को देख पाता है। तो इसका कारण जो है वो क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या है, राइट आंसर है। और जो चमगादड़ है, बैट्स हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस भी करते हैं, जिसके कारण वो अपने टारगेट को देख पाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है और उस टारगेट से टकराकर साउंड वेव्स जो है वापस उस तक पहुंचती है, जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि भी उसका टारगेट कितने डिस्टेंस पे है। तो जो बैट है वो फ्लाई करता है डार्क के अंदर, क्योंकि उसको अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करने की पावर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो जो वेव्स हैं आपकी, वेव्स को अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आती हैं इंफ्रासोनिक, सेकंड है ऑडिबल साउंड वेव और थर्ड है आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। तो प्यारे बच्चों, वेव्स को अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इंफ्रासोनिक जो साउंड होती है वो बिलो 20 हेजर्ट रहेंगी। तो ये जो है बिलो 20 हेजर्ट जो है ये रहती हैं। इनकी साउंड आप ये कह सकते हो जैसे अर्थक्वेक, इस तरह की जो साउंड है वो सब जो है इंफ्रासोनिक में आती है। ऑडिबल जो है वो 20 हेजर्ट से 20,000 हेजर्ट तक ये ऑडिबल हैं, इनको हम सुन सकते हैं। और इससे ऊपर की जो है अब वो 20,000 हेजर्ट, ये आती हैं अल्ट्रासोनिक की। ये कुछ एनिमल्स हैं जो प्रोड्यूस भी करते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें से जो है चमगादड़ जो है वो एक है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस भी करता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो आपको ये
ध्यान रखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। और ये वेव जो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी 3 भागों में डिवाइड होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट चेंज will happen to a blow of ice and water kept in at exactly 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह रहा है कि एक बाउल है, उस बाउल के अंदर जो है आइस है, और साथ में जो है आइस क्यूब के साथ क्या है, वाटर भी है। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ पानी भी है। तो एक जो बाउल है, एक कटोरा जो है उसके अंदर बर्फ के कुछ टुकड़े हैं और पानी है, और उसको जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे टेम्परेचर पे क्या होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे टेम्परेचर पे क्या होगा, देखिए, जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये पानी जो है, ये वाटर जो है, ये क्या होगा, आइस में कन्वर्ट होने लगेगा, जिसके कारण क्या करेगा, ये हीट को बाहर निकालेगा। तो हीट जो है वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, और वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और जो आइस क्यूब हैं वो क्या होंगी, हीट के कारण क्या है, वो मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो ये हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो सिस्टम क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और जिससे क्या होगा, देयर इज नो चेंज विल हैपन। तो इसके कारण जो है क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे होगी। तो क्वेश्चंस आप एमसीक्यू के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए प्यारे बच्चे, और मैं आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है मैं बताता रहूंगा। तो मजे से है क्लास का, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप। आप ये कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा, कार्टोग्राफी। तो जो मैप मानचित्र जो बनाए जाते हैं उस कला को कहा जाता है कार्टोग्राफी, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज इन फोटोग्राफिक प्लेट्स। ठीक है, तो पहले के टाइम में जब हम कैमरा यूज करते थे, उसके अंदर एक नेगेटिव का एक रील जो है वो डाली जाती थी, जिसके अंदर हम उस नेगेटिव में इमेज देखते थे। ठीक है, तो वो जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो किसकी होती थी, सिल्वर ब्रोमाइड की होती थी। आप ध्यान रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला भी पूछ सकता है आपसे, AgBr। ठीक है, तो यहां पर भी लिखा हुआ है, देखिए AgBr। तो सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर यूज करते थे, और वो यूज करते थे, तो फोटोग्राफिक फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड का क्या इम्पैक्ट होता था, तो वो जैसे ही लाइट जब हम फ्लैश के साथ क्लिक करते थे, तो उसका जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता था, और उसके कारण जो है नेगेटिव रील में इमेज तैयार हो जाती थी। तो ये सारा जो है खेल होता था पहले के समय में जब हम कैमरा यूज करते थे। तो बेसिकली AgBr जो है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, फोटो सेंसिटिव नेचर का है, और इसी कारण वो जो है लाइट के प्रभाव में रिड्यूस हो जाता था, और इमेज जो है उस नेगेटिव के ऊपर इम्प्रिंट हो जाती थी। तो ये रिएक्शन आप याद रख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है। AgBr जो है वो सनलाइट के प्रभाव में टूट जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Br जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी, रिड्यूस्ड बाय लाइट। नेक्स्ट है आपका, द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। ये आपको बताना है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो रेशियो ऑफ किसका है। तो बेसिकली देखिए, आप जो है ये 3 तरह का होता है, यंग मॉड्यूलस। ठीक है,
और आप जो है ये आप एक कह सकते हैं बल्क मॉड्यूलस, और थर्ड होता है शियर या टेंजेंशियल टेंजेंशियल मॉड्यूलस। ठीक है, तो तीन तरह का होता है बेसिकली। ये मॉड्यूलस क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बारे में। अब ये क्या है, तो बेसिकली प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के ऊपर जब हम कोई प्रेशर डालते हैं तो उसके शेप के अंदर क्या डिफॉर्मेशन होता है, क्या चेंज होता है, किस लेवल तक उसकी इलास्टिसिटी के कारण जो है उसमें बदलाव आ सकते हैं, वो सब फिनोमिना इस चैप्टर में पढ़े जाते हैं, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है। स्ट्रेस को मैं आपको बताता हूं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ये। तो किसी भी सॉलिड के ऊपर जब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर पर यूनिट लेंथ जो है वो क्या जो है चेंज आता है, वो स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेन जो है उसके अंदर ओवरऑल उसके डायमेंशन में क्या चेंज आएगा, वो स्ट्रेन होता है। तो ये अलग अलग तरह के जो डिफॉर्मेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये तीन तरह का होता है। तो जो स्टीयर मॉड्यूलस है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली सॉलिड, कोई सॉलिड है तो उस सॉलिड के अंदर जो है ये टेंजेंशियल, आप ये देखिए टेंजेंशियल जो है ये फोर्स लगाया गया है जिसके कारण इसकी शेप के अंदर टेंजेंशियल चेंज ही आया है, तो इसको कहते हैं हम शेयर मॉड्यूलस। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा कि जो ये मॉड्यूलस है ये किसके बराबर होता है, शेयरिंग स्ट्रेस बटे में शेयरिंग स्ट्रेन। सभी इसी तरह है। अगर मैं यंग मॉड्यूलस की बात करें तो वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या टेंजेंशियल। ठीक है ना। इसी तरह जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के मॉड्यूलस होते हैं, जिसमें से जो थर्ड प्रकार का है वो क्वेश्चन में पूछा गया है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द आइसोटोप यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में या न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो बेसिकली तो जो है एलिमेंट जो यूज किए जाते हैं वो क्या है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनको न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज किया जाता है क्योंकि ये रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं जब टूटते हैं। तो लेकिन जो है अब इसके अंदर जो है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर किसे यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 आइसोटोप को, यूरेनियम 235 को। इसी तरह प्लूटोनियम 239 को भी यूज किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ यूरेनियम का पूछा गया है तो यूरेनियम का क्या रहेगा, ऑप्शन सी, यूरेनियम 235। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आप देख भी पा रहे हैं यूरेनियम 235 जो है जब न्यूट्रॉन की इस पर बम्बार्डिंग होगी तो ये दो भागों में टूट जाएगा, एक तो बेरियम और एक क्रिप्टॉन के अंदर। साथ में तीन न्यूट्रॉन्स जो है निकालेगा ये, और प्लस में जो है काफी ज्यादा जो है अमाउंट में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहेंगे इसको प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो हीट जो ट्रांसफर होगी हॉरिजेंटली विद इन द एटमॉस्फेयर जो है वो क्या कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है कि हीट किस प्रकार से ट्रांसफर होती है, और उसके ये तीन फिनोमिना होते हैं हीट ट्रांसफर होने के। ठीक है, तो ये जो है हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, हीट ट्रांसफर को आप इस तरह से समझिए कि मान लो क्या है, हमें बॉल पास करनी है। ठीक है, हमें
ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बॉल को पास करना है। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन क्या है, हमने हर पॉइंट पे जो है सभी बच्चों को खड़ा कर दिया, तो जो बॉल होगी, जो हमारे उनके हाथ में हम गेंद दे देते हैं, ठीक है, तो वो जो बॉल होगी ये इस प्रकार से बॉल हो। ठीक है, तो ये बॉल जो है हमें यहां तक पहुंचानी है। तो क्या होगा, एक मेथड तो क्या होगा, हम इस बॉल को, ये बॉल इसको देगा, फिर ये थर्ड को पास करेगा, फिर ये फोर्थ को पास करेगा, फिर ये फिफ्थ को पास करेगा, और फिर ये सिक्स्थ को पास करेगा। तो इस तरह से जब हम बॉल को ट्रांसफर करेंगे, इस तरह से जब हम हीट को ट्रांसफर करेंगे, तो वो फिनोमिना होता है कंडक्शन। ठीक है, और अगर हम क्या करें, ए से बी तक अगर हमें हीट को ट्रांसफर करना है या बॉल को पास करना है, तो ए जो है वो डायरेक्ट बी को जाके दे के आए। ठीक है, ए जो है वो चलकर गया और बी तक जो है उसने बॉल को पास किया, मतलब ए ने बी को हीट को ट्रांसफर किया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेक्शन जो है ये मेथड रहेगा। और अगर ए जो है वो बी तक जाए ना, ए जो है वो डायरेक्ट बॉल को फेंक दे बी की तरफ इन एयर, ठीक है, तो वो क्या मेथड कहलाएगा आपका, वो कहलाता है रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है, तो ये जो है आप इसको ध्यान रखेंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं। थर्ड क्या होता है, रेडिएशन। तो ये तीन मोड होते हैं हमारे हीट ट्रांसफर करने के। तो ये आपका हीट ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया, और आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। देखिए, सूरज से जो किरणें आती हैं वो वैक्यूम से भी चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती हैं, तो वो रेडिएशंस कहलाती हैं। ये इसी तरह है जैसे एक बच्चे ने, ए ने जो है बी को बॉल डायरेक्ट फेंक दी इन एयर, तो ये रेडिएशन कहलाती है। उसी तरह जो है कंडक्शन क्या है, कंडक्शन आप देखिए ग्राउंड पे जो अब हीट सूरज के कारण आई है, तो वो हीट पूरे ग्राउंड में, ग्राउंड के पार्टिकल्स हैं, चाहे वहां पानी है, वहां सब जगह फैल जाएगा। वो किसके कारण है, हर एक पॉइंट पे जो है पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स को हीट को वो ट्रांसफर करता जा रहा है, देता जा रहा है। हैंड ऑन हैंड जो है वो चल रहा है। इसी तरह जो है कन्विक्शन है, कन्विक्शन क्या होता है कि जो है एक पार्टिकल जो हीट अप है, वो पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल तक जाएगा, वो क्या है, कन्विक्शन है। ठीक है, तो ये इस तरह से तीन प्रोसेस रहते हैं। और इसी तरह जो कन्विक्शन है और वो एडविक्शन है, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, कन्विक्शन में तो क्या होता है, हीटेड जो एयर है वो एक्सपेंड होती है, फैलती है और वर्टिकली ऊपर जाएगी। बेसिकली क्या है, वो राइज ऊपर की तरफ ही जाएगी, तो वो वर्टिकल हो जाता है। और एडविक्शन में क्या होता है, हवा चलने के कारण पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो जो है सरफेस के हॉरिजेंटल चलती है, तो वो एडविक्शन होता है। तो यहां पर भी यही पूछ रहा है कि हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमोस्फेयर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तीन तरह के हीट ट्रांसफर के मेथड होते हैं, ठीक है, कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मटेरियल विच आर स्ट्रोंगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। तो कुछ कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि स्ट्रोंगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, तो वही होगा जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस मैग्नेटिक सब्सटेंस में होती है, तो वो होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और आप इसको इससे ध्यान रखेंगे, देखिए जो है लोहा जो है वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है। आयरन का जो केमिकल सिंबल है वो क्या होता है, सॉरी, पीरियोडिक सिंबल जो है वो Fe है। तो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। डायामैग्नेटिक जो है इनकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो है वो कम होती है, लिस्ट प्रॉपर्टी होती है। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए हमारा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और एग्जाम में एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ये पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, या आपसे ये पूछ लेगा कि फॉर एग्जांपल जो है कॉपर इज विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, ये भी जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसको अगर मैं हटा दूं तो ये तीन बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले मेटेरियल होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिक, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, एयर, ऑक्सीजन। ठीक है, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। डायामैग्नेटिक कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको जो है नाम ध्यान रखने हैं। कॉपर इंपॉर्टेंट है, मर्करी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच। क्यूरी पॉइंट क्या होता है, बेसिकली क्यूरी पॉइंट वो होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये क्या है, क्यूरी पॉइंट, जहां पर जो है हमारे फेरोमैग्नेटिक, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और वो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस पॉइंट को पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है, क्यूरी पॉइंट। तो क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच मैग्नेटिक मेटल्स जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसिकली जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ठीक है, तो जो हमारा ये अर्थ है, अर्थ का जो है ये पोल है, नॉर्थ पोल, और ये जो है इक्वेटर है, या फिर आप ये साउथ पोल की बात करें अगर हम, तो आप ये देखिए, जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो है क्या होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज्यादा रेडियस बढ़ेगी उतने ही जी की वैल्यू क्या है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। और इसी कारण जो है जी की वैल्यू इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पे क्या होगी, लेस देन दैट ऑफ पोल। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि जो जी की वैल्यू है पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर पे क्या होगी, कम होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो रेडियस इक्वेटर पे जो है, रेडियस जो है अर्थ की मैक्सिमम होती है, इसके कारण जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये डायग्राम से भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो पोल है, जो आउटर एरिया है, यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है, वेट मैक्सिमम होगा, और जो सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ पे या इक्वेटर पे जो है यहाँ क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन इन चारों ऑप्शनों में से नहीं है। तो बेसिकली देखिए आप, न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, न्यूक्लियन। और ये न्यूक्लियन क्या बनाता है, न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी एटम के का सेंटर का पार्ट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो किससे बनता है, आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, ये जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर शेल में इसके चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब, इफ ऑल बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम गन शॉट, गन शॉट इंजरी ऑफ मैन, इट में कोज पॉइजनिंग बाय। बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति को अगर गोली लगती है, तो उसके अंदर जो पॉइजन फैलेगा वो किसके कारण फैलता है, लेड के कारण। ठीक है ना, तो लेड जो है वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, हार्मफुल एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिंग वॉर्म इज अ डिजीज।
तो रिंग वर्म जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये जैसे आप देख भी रहे हैं हमारी स्किन पे जो है वो राउंड शेप में जो है वो एक इम्प्रेशन जो है वो छोड़ देती है। तो रिंग वर्म जो है वो क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम कहेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन के अंदर होती है, ये आपको दिखाई दे रही है ये। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर है, द बेस ऑफ हार्ट, बेस ऑफ ब्रेन, ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपको देखिए डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये सेल टर्सिका हमारी हड्डी होती है जो आपको ये दिखाई दे रही है, सेफेनोइड बोन होती है, सेफेनोइड बोन। और इसमें जो ये जो शेप बनी हुई है इसे कहा जाता है सेला टर्सिका, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि पीयूष ग्रंथि जो है वो किस टाइप के स्ट्रक्चर में पाई जाती है। ये सेला टर्सिका जो है ये सेफेनोइड बोन के अंदर होता है, उसमें पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसको ही हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड इसको हम कहेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ब्रेन में किस बोन में पाई जाती है? सेफेनोइड बोन में पाई जाती है। किस शेप में पाई जाती है? सेला टर्सिका में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जो सलाइवा होता है, लार। तो जो लार है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। तो देखिए जो लार होती है वो डाइजेशन किसका करती है? वो कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेसिकली हमें डाइजेशन जो करना होता है वो किसका करना होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का, इन तीन चीजों का करना होता है। तो ये इन तीनों में से किसका करती है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में किसका करती है वो अब आगे आपको बताते हैं। देखिए ना तो फैट का करेगी, ना प्रोटीन का, ना विटामिन का। तो स्टार्च जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो जो हमारी लार होती है, सलाइवा, वो डाइजेशन करती है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का करता है। तो हमारी जो सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, जो लार की ग्रंथियां हैं, वो तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी है सबलिंगुअल, और थर्ड है सब मैंडिबुलर। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो हमारे यहाँ पे होती है, देखो जो कान है, कान के नीचे की तरफ जो है यहाँ पर होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सबलिंगुअल जो होती है वो हमारे हमारा जो टंग है, हमारी जीभ के जो नीचे का हिस्सा है वहां पर पाई जाती है। और सब मैंडिबुलर जो होती है, जो हमारा मैंडिबल, ये जो जबड़ा है, इस जबड़े के नीचे पाई जाती है। तो तीन तरह की हमारी होती है सेलिवरी ग्लैंड, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी सेलिवरी ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये किसका डाइजेशन करती है? स्टार्च का। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, आपको ये डायग्राम में भी दिखाई दे रही है। तो हमारी जांग की, टांगों की जो हड्डी है, ये सबसे बड़ी बोन होती है। इससे नीचे वाली जो होती है वो होती है टिबिया। ठीक है, ह्यूमरस जो होती है वो हमारे अपर शोल्डर से लेके अपर हैंड तक होती है ह्यूमरस। और जो उल्ना है और रेडियस है वो यहाँ होती है, रेडियस यहाँ होगी, उल्ना यहाँ होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या है हमारा? फीमर। तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? ये है। शॉर्टेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेपीज। कहाँ होती है? हमारे कान के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून वुड बी। तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है अगर हम चंद्रमा पर लेके जाएं तो वो क्या होगा? तो आप देखिए ये फार्मूला है पेंडुलम का। ठीक है, टाइम पीरियड जो पेंडुलम है उसका फार्मूला है, और फार्मूले में आपको दिखाई दे रहा है जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। और जी आपको पता है, जी जो है वो 1/6
है। जो मून पे अगर हम बात करें, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 रह जाती है। मतलब जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जितनी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी उतना ही टाइम पीरियड क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ बॉल बेयरिंग इन व्हील्स। देखिए जो फंक्शन बॉल बेयरिंग का फंक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करना। तो ये बेसिकली क्या करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। जो व्हीकल्स जो मूवमेंट कर रहे हैं वो कंटिन्यू मूवमेंट करते रहें, तो उस मूवमेंट वाले काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, शॉकर्स जो होते हैं, आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टील। क्यों? क्योंकि देखिए स्टील की जो है इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, प्रत्यास्थ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो स्टील जो है हैज हायर इलास्टिसिटी, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज शॉकर इन व्हीकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज फ्यूल इन प्रोपेलेंट और रॉकेट। तो जो रॉकेट हैं और जो उनके अंदर जो है ईंधन के तौर पर किसे यूज किया जाता है, तो वहां यूज किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर है। तो रॉकेट के अंदर जो है लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ जिप्सम टू द पोर्टलैंड सीमेंट। तो सीमेंट के अंदर जिप्सम को क्यों ऐड किया जाता है? तो ये इसलिए ऐड किया जाता है प्यारे बच्चों जिप्सम को, ताकि जो है सीमेंट के अंदर जब हम पानी को डालें तो वो इमीडिएट से हार्ड ना हो। उसके टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए, उसकी हार्डनेस को स्लो करने के लिए जिप्सम को ऐड किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट जो है वो पानी डलते ही इंस्टेंटली हार्ड ना हो, इसलिए उसकी हार्डनेस को डिक्रीज करने के लिए जिप्सम को ऐड किया जाता है। और सीमेंट जो है वो उसके मेन इंग्रेडिएंट ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम जो होता है, ये आप देख भी पा रहे हैं 62%। फिर सिलिका, एल्यूमिनियम, ये यूज किया जाता है। आयरन ऑक्साइड जो है इसको यूज करते हैं। तो ये अलग अलग इसके जो है इंग्रेडिएंट, इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट लंग्स डिजीज। तो फेफड़ों के, सफेद फेफड़ों का जो रोग होता है जिसको एस्बेस्टोसिस भी कहा जाता है, तो वो जो है प्रीवेलेंट अमंग द वर्कर, जो ये प्रचलित है वर्कर्स के अंदर, वो किस तरह की इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए जो है ये डिजीज जो है पाई जाती है? तो जो कॉटन की इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो कॉटन के जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉटन के जो पार्टिकल्स हैं उनके फेफड़ों के अंदर, उनके लंग्स के अंदर जो है वो चले जाते हैं, जिसके कारण जो है वो व्हाइट लंग डिजीज हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ओडोफोम इज यूज्ड एज एन, ओडोफोम इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। और ये माइल्ड एंटीसेप्टिक जो है ये पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। माइल्ड जो है ये एंटीसेप्टिक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये किससे बनता है, एसीटोन से बनता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, आइडो जो फॉर्म है, इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, CH I3। एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एसीटोन से बनता है। और ओडोफोम का फार्मूला क्या है ये भी ध्यान रखना है, और किस लिए यूज किया जाता है, इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन कॉज कैंसर इज। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल जो हमारी गाड़ियों से जो है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट या एलिमेंट निकलता है जो कैंसर कर सकता है? तो वो है ऑप्शन डी, लेड। और वो भी अब यूज नहीं होता, ठीक है। ये टेल एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड के तौर पर गाड़ियों के फ्यूल में यूज किया जाता था, जिस टेल के अंदर जो था वो
लेड होता था, इसको अब यूज नहीं करते, इसकी जगह अब हम इथेनॉल, मिथेनॉल, इसके कंसंट्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये अब यूज नहीं होता है, इसलिए इसके कारण तो हमें कैंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो जल के अंदर जो जीव रहते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती है। और ये जो जलीय जीव है तो ये पानी से ही ऑक्सीजन लेंगे। तो ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको मेजर किया जाता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये लेवल होता है 4 से 6 के बीच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 से 6 mg प्रति लीटर ये रहेगा इसका जो है लेवल, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व का ऐसा कौन सा जो है राष्ट्रीय पार्क है जो फ्लोटिंग है? तो बेसिकली ये है मणिपुर के अंदर। तो मणिपुर के अंदर जो है, और इसे कहा जाता है किल केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, ये पानी के बीच में है, एक आइसलैंड की तरह जो फ्लो कर रहा है। और ये कौन सी नदी है आपकी? ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। ठीक है। केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट है आपका हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो जो चेचक है उसके लिए जो है वैक्सीन किसके द्वारा जो है बनाई गई थी? तो ये है एडवर्ड जेनर। ठीक है। तो एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने वैक्सीन की जो है इन्वेंशन की थी स्मॉल पॉक्स की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार। सर फ्रेडरिक जेंट जो है, इन्होंने इंसुलिन इंसुलिन की डिस्कवरी की थी। इंसुलिन बेसिकली जो है जिससे हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन, उसके बारे में बताया था। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन पेंसिलियम जो है उसकी खोज की थी। लुइस पॉस्चर जो है, इन्होंने क्या किया था? रेबीज के टीके की, रेबीज की वैक्सीन जो है इन्होंने डेवलप की थी। और जो है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, वो भी जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो यहाँ जो क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, इसको डिस्कस किया था एडवर्ड जेनिफर ने। नेक्स्ट है जो बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद। जो बीटी सीड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ये तो कॉटन के लिए यूज किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बीटी सीड जो है वो कॉटन से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजोइट सैंड। तो मोनाजोइट सैंड में जो है कौन सा मिनरल जो है पाया जाता है? और ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, REE। आजकल जो है काफी इसके बारे में चर्चा होती है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, इससे समृद्ध जो देश हैं, वो अपनी शक्ति जो है इन्हीं चीजों के ऊपर दिखा रहे हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो पाया जाता है इस मोनाजोइट सैंड के अंदर। तो वो कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन सी, थोरियम। तो थोरियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आप इसका एटॉमिक नंबर 90 है थोरियम। इसका सिंबल जो है आप ये देख पा रहे हैं, ये इसका एटॉमिक मास है। तो ये जो है मोनाजोइट सैंड में पाया जाता है। और ये मोनाजोइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? केरला में। ठीक है। केरला जो है कोस्टल एरिया में, वहां पाया जाता है। बाकी कुछ परसेंट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरह से पाया जाता है। तो इस तरह से आपके जो 30 क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हुए आज की क्लास में। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आज की क्लास में इतना ही। कीप स्माइलिंग।